हाइड्रोस्टैटिक्स, लिख लो भाई हाइड्रोस्टैटिक्स। फिर पढ़ने हैं विस्कोसिटी, और पढ़ने हैं फिर हाइड्रोडायनेमिक्स, और पढ़ने हैं इसमें तुम्हें सरफेस टेंशन। ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोगों को पास्कल्स लॉ भी देखना होता है, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं, प्रेशर वेरिएशन देखते हैं, ये सब देखते हैं। फिर विस्कोसिटी में हम लोग स्टोक्स लॉ देखते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी देखते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टाइप ऑफ फ्लो, लिक्विड फ्लो जब होता है उसके टाइप ऑफ फ्लो देखते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखते हैं, और बर्नौलीज इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हाइड्रोडायनेमिक्स में देखते हैं। और सरफेस टेंशन जो कि लिक्विड का प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग एक्सेस प्रेशर और कैपिलरी एक्शन ये सब देखते हैं। टाइम कितना लगेगा भाई? तो इसमें टाइम कितना लगेगा वो अगर मैं बताऊं तो देखो भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स में ऑलमोस्ट 3 आवर्स आप मान करके चलो। विस्कोसिटी है, इसमें 2 आवर्स मानेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी और कम टाइम में भी हो जाएगा, मीन्स 1.5 घंटे समझ सकते हैं, 1.5 आवर। और हाइड्रोडायनेमिक्स में लगेंगे 3 आवर्स और 4 आवर्स, 3 और 4 आवर्स लगेंगे इसमें। सरफेस टेंशन में भी 3 to 4 आवर्स लगेंगे। ये इतना तो क्लास का डिस्कशन होना चाहिए, इतना टाइम लगेगा। आज स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स से। हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने बताया कि क्या क्या आपको देखने पड़ेंगे। प्रेशर वेरिएशन, पास्कल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, और बैरोमीटर, मैनोमीटर ये देखेंगे। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर देखेंगे। प्रेशर वेरिएशन का इंस्ट्रूमेंट है ये सब। चलो भाई ठीक है, एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। एक बार आपने नोट कर लिया होगा इसको क्या क्या पढ़ने हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये चलेंगे, उसके बाद लास्ट में सरफेस टेंशन। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो टॉपिक सबसे पहले लिखा जाए हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है भाई, हाइड्रोस्टैटिक्स में नाम से पहले हम लोग इसको समझें। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रो का मतलब यहाँ पे है वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, और स्टैटिक्स मतलब कोई भी बॉडी जो कि रेस्ट में हो उसका स्टडी, स्टडी ऑफ बॉडी एट रेस्ट। मोशन में हो कोई बॉडी और तब उसका स्टडी हम लोग कर रहे हों तो उसको डायनेमिक्स कहते हैं। और ये है स्टैटिक्स, जिसमें कि जिस बॉडी के बारे में एनालिसिस किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है, समझा जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो सारे क्या बॉडी रहें? स्टैटिक रहें। डैट इज़ रेस्ट में रहें या इक्विलिब्रियम में, ज़्यादा अच्छा हो इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं भाई, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी होता है। तो इसमें इस चैप्टर में 99% बात होगी बॉडी एट रेस्ट की, मतलब इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे फिलहाल रेस्ट वाला भी इक्विलिब्रियम में होता है, और कोई कांस्टेंट वेलोसिटी हो तो उसको भी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ध्यान से समझना, कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, मान लो कोई कार हो, कोई जीप हो, कोई बस हो, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो क्योंकि मोशन हो रहा है सो इट इज़ इन डायनेमिक्स, डायनेमिक्स है ये, और मोशन हो रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, तो इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 होने का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो है बट मोशन में है, इसलिए इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और कोई बस ऐसे या ब्लॉक है, समझो ब्लॉक रखा हुआ है फ्लोर पे, तो ये रेस्ट में है, रेस्ट में ही है। ऐसे कंडीशन में भी एक्सेलरेशन क्या होगा भाई? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा भाई? 0 होगा। लेकिन ये बॉडी रेस्ट में है, वेलोसिटी इसका 0 है, और एट एनी टाइम वेलोसिटी 0 ही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और ये क्या हो जाएगा भाई? मोशन है बट कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन 0, नेट फोर्स 0, तो इसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। खैर ये तो मीनिंग हुआ जो एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कि स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट में रहे, और डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब मोशन में रह करके इक्विलिब्रियम बना रहे, नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0, इट मीन्स नो चेंज इन वेलोसिटी।
ठीक है, ये तो मीनिंग हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भैया वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर यहाँ समझ रहे हैं, और ये वाटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लिक्विड रिप्रेजेंट कर रहा है। वाटर जो है एज ए होल लिक्विड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब लिक्विड एट रेस्ट, कोई भी लिक्विड रेस्ट में हो या इक्विलिब्रियम कम से कम हो, ऐसे लिक्विड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। रेस्ट में मतलब ग्लास ऑफ वाटर, बकेट ऑफ वाटर, इस तरह से लिए हुए हैं, उसका स्टडी करेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो लिक्विड एट रेस्ट और उसका स्टडी, तो स्टडी ऑफ लिक्विड एट रेस्ट ऐसा समझेंगे। एट रेस्ट का मतलब क्या? लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़े रहे मोशन में, वो तो रहते ही मोशन में। मान लो ग्लास ऑफ वाटर है या कोई टब लिया, इसमें हमने वाटर ले लिया। भैया वाटर ले लिया तो ये मॉलिक्यूल्स, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो मूव करते रहेंगे इसके अंदर, इधर से उधर चलते रहते हैं। बट वाटर एज ए होल रेस्ट में है। मतलब ग्लास ऑफ वाटर टेबल पे रखा हुआ था, ये टेबल पर ही है रखा हुआ, टेबल पर ही है पड़ा हुआ। सो मॉलिक्यूल आपस में इधर उधर मोशन कर सकते हैं, बट एज ए होल बल्क मोशन ऑफ लिक्विड इज नॉट प्रेजेंट। मतलब इसका एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एज ए होल लिक्विड का मोशन नहीं हो रहा। अब यही पाइप में अगर लिक्विड होता, ऐसे मोशन हो रहा होता, पाइप के थ्रू वाटर जा रहा होता, तो ये हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स में। ये हम लोग पढ़ेंगे कहाँ भाई? तो हाइड्रोडायनेमिक्स में। जब लिक्विड फ्लो हो किसी पाइप के थ्रू, लिक्विड का फ्लो हो रहा हो, इसका स्टडी करना हो, तो वो हाइड्रोडायनेमिक्स है। यहाँ लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा है, मीन्स एज ए होल लिक्विड का मोशन नहीं हो रहा है, आपस में ये मॉलिक्यूल इधर उधर मूव कर रहे हैं, बट लिक्विड एज ए होल जो है हमारा वो रेस्ट में है। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक्स में। इसका स्टडी कर रहे हैं। टेबल पे रखा हुआ एक टब है, इस टब में हमने वाटर डाला या कोई भी लिक्विड डाला है, मरकरी डाला या कुछ भी लिक्विड डाल दिया, और वो अपना पड़ा हुआ है। और पाइप के थ्रू जब मोशन होता है तो इसका हम लोग टाइप ऑफ फ्लो समझते हैं। फिर इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बनता है, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू जा रहा है, मोशन हो रहा है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, इन सब का स्टडी करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लाते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। ये हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ये बाद का टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलहाल के लिए हाइड्रोस्टैटिक्स में। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या क्या है, जरा वो भी मैं दिखा दूं कि जो छोटे छोटे इसमें टॉपिक थे वो क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर जानना है, प्रेशर इन लिक्विड। प्रेशर तो ऐसे आपने पढ़ा है भाई, लेकिन लिक्विड में प्रेशर का क्या मीनिंग है वो समझना है, साथ में पढ़ना है। तो मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखेंगे, और क्या देखेंगे भाई? तो प्रेशर का वेरिएशन देखेंगे, प्रेशर वेरिएशन समझेंगे हम लोग कि प्रेशर कैसे कैसे वेरी करता है। अगर सी है या रिवर है उसके अंदर जाएंगे तो प्रेशर और बढ़ता जाएगा, वो देखेंगे। और क्या देखेंगे भाई? तो इसमें हम लोग देखेंगे, प्रेशर वेरिएशन देख लिया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल देख लिया, तो पास्कल्स लॉ देखेंगे। पास्कल्स लॉ देखते हैं। और क्या देखते हैं भाई? तो और देखते हैं इसमें इसका यूज़, पास्कल्स लॉ का यूज़ देखते हैं, जिसमें कि एक लिफ्ट होता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन है, ये पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशन है, ये हमें देखने हैं। तो ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में देखेंगे हम लोग बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। शायद आपके हो सकता है स्कूल में थोड़ा शॉर्टकट मार दिया जाए, लेकिन बैरोमीटर मैनोमीटर ये सब देखने होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किससे करेंगे? सबसे पहले प्रेशर देखेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा प्रेशर। ठीक है, एक एक करके आएगा। आज देखेंगे कम से कम प्रेशर, प्रेशर वेरिएशन एंड पास्कल्स लॉ। ये हम लोग आज का टारगेट करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे हम लोग कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, बैरोमीटर मैनोमीटर हो जाए। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो कभी भी हो जाएगा। तो आज का टारगेट है प्रेशर वेरिएशन, प्रेशर क्या है और पास्कल्स लॉ क्या है वो देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चले हम लोग। इसको हटा रहा हूँ भाई, यहाँ तक मैंने तो कुछ पढ़ाया नहीं है, बताया, इंट्रोड्यूस किया टॉपिक को। हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोडायनेमिक्स दूसरे पार्ट में, चैप्टर यही है, फिर विस्कोसिटी भी है, सरफेस टेंशन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स पे चलते हैं भाई। इसमें सबसे पहले प्रेशर वेरिएशन, तो भाई लिखो टॉपिक, प्रेशर क्या होता है लिक्विड में। प्रेशर, प्रेशर इन लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में हम लोगों को, इक्विलिब्रियम में क्या है प्रेशर, यही पढ़ना है। लेकिन इन जनरल प्रेशर जब भी किसी लिक्विड में होगा तो क्या होगा?
तो देखो हम लोग एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि एक हमने बकेट लिया या ग्लास ऑफ वाटर लिया और इसमें हमने वाटर ले लिया। जिसको जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाए कहीं भी, अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, अब तक तो टॉपिक इंट्रोड्यूस किया। अब प्रेशर क्या होता है, जहाँ भी आपको कन्फ्यूज़न हो समझने में जो बात बोल रहा हूँ मैं, और कुछ भी समझने में अगर प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में आप इंडिकेट कर दें, बोल दें मुझे भाई कि ये कन्फ्यूज़न हो रहा है, इसमें रिपीट कर देंगे। ऑनलाइन पढ़ने का मतलब यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसी समय बता दें, उसको रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, सारे लोग ध्यान देना, जहाँ ना समझ में आए आप बोल देना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रेशर क्या है। तो भैया एक हमने कंटेनर लिया और इसमें लिक्विड है, और ये कंटेनर रेस्ट में है, मतलब टेबल पे समझो रखा हुआ है। तो जब ये टेबल पे है भाई तो एक्सेलरेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए, ये कोई एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, और ये एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं कि 0 है, इक्विलिब्रियम में है। लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, इनफैक्ट रेस्ट में है। अब इसमें किसी पॉइंट पे प्रेशर का क्या मीनिंग हुआ, इस पॉइंट पे प्रेशर मान लो मैं जानना चाहता हूँ, तो अगर ए पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वैल्यू जानना चाहते हैं, क्या मीनिंग क्या हुआ पहले वो समझें। तो अगर ए पॉइंट पे तुम्हें प्रेशर निकालना हो, ध्यान देना, अगर ए पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा भाई, तो करना ये होगा कि ए पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक एरिया इमेजिन करें। एक एरिया हमने लिया, एक एरिया इमेजिन किया कि एक ये एरिया है जो कि ए पॉइंट को कंटेन किया हुआ है। इस एरिया, ये एरिया जो है इमेजिन कर रहे हैं लिक्विड में एक एरिया, एक ले लिया बस ऐसे, पीस ऑफ पेपर मान लो होता है ऐसे रखा हुआ डिस्क की तरह पीस ऑफ पेपर, तो मैंने एक एरिया ले लिया, ये एरिया ए पॉइंट को कंटेन किया हुआ है। अब क्योंकि पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, इसलिए जो हमने इमेजिन किया है ये एरिया वो भी इक्विलिब्रियम में है। उसमें ये वाला मान लो पीस ऑफ पेपर एक होता, समझो वाटर है, उसमें आप एक पीस ऑफ पेपर या पीस ऑफ प्लास्टिक इमेजिन करो या डिप कर दो, एक्चुअली भी डिप कर दो, तो ये लिक्विड क्योंकि फ्लो नहीं कर रहा है तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब ये मत सोचना कि ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ये नहीं। तो अगर ये सोच रहे हो आप, तो आप ये समझो कि आपने प्लास्टिक नहीं डाला है, इमेजिन जस्ट कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन। वहाँ इमेजिन करना है कि अगर वहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर इस तरह से होता, तो जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इक्विलिब्रियम में इमेजिन करना है। रियल में इमेजिन करने में आपको तकलीफ हो रही है कि यहाँ इमेजिन करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आप उसको रियल मानो ही मत, आप जस्ट इमेजिन करो कि वो इसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड के मॉलिक्यूल को समझता हुआ एक एरिया समझें, जस्ट इमेजिन करें। तो क्योंकि लिक्विड इक्विलिब्रियम में, इसलिए इसको भी इक्विलिब्रियम में समझेंगे। तो होता क्या है कि इधर वाला लिक्विड जो है, इधर वाला लिक्विड क्रॉस सेक्शन के, ये जो क्रॉस सेक्शन यानी कि एक एरिया लिया है, उसके इधर वाला लिक्विड इसको पुश करेगा, फोर्स लगाएगा कि तू इधर जा भाई, इधर से भी ये इस पे फोर्स लगाएगा कि तू भाई उधर जा। आप सोचेंगे ये कैसे समझें भाई कि फोर्स लगाएगा, तो ठीक है भैया मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे समझेंगे कि फोर्स लगाएगा। सपोज करो कि मैंने पेज एक ले लेता हूँ, मैं एक पेज ले लिया। लिक्विड अगर आप नहीं सोच सकते हैं तो आप सोचो कि एयर है, एयर भी तो लिक्विड की तरह समझो। पूरे क्लासरूम में लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड में हूँ, मेरा सांस आराम से मैं ले रहा हूँ, घुटन नहीं है, मान लो ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड में मैंने इसको इमेजिन किया, एक पेपर को हमने इमेजिन कर लिया, ठीक है भाई। तो जब ये पूरा लिक्विड ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये भी इसमें इमेजिन कर रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम में है। तो इधर वाला लिक्विड फोर्स लगाएगा, इधर पुश करेगा इसको, यहाँ पे जो प्रेशर है उसके चलते ये पुश करेगा, इसको फोर्स लगाएगा। इधर वाला जो लिक्विड है मॉलिक्यूल है वो भी इसको फोर्स लगाएगा, ये भी इसको पुश करेगा, इधर से भी पुश होगा, दोनों साइड से पुशिंग होगा, इधर से भी इधर से भी। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये अगर 10 न्यूटन फोर्स है तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स है। अगर ये ऐसे है तो ऊपर से 10 न्यूटन फोर्स है तो इधर से भी 10 न्यूटन फोर्स है। इस तरह से ये पुशिंग फोर्स दोनों तरफ से लग रहे हैं, वो इक्वल वैल्यू के होंगे। अगर F0 वैल्यू है तो ये भी F0 वैल्यू है। ध्यान से समझना, आपको
ये तो इमेजिन कर ही सकते हो कि भाई क्लासरूम है, एयर है, प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, चलो एयर में गैस में प्रेशर है। अब इस गैस में प्रेशर है, ये मैंने रख दिया ऐसे, एक इमेजिन किया, तो अब तो ये तो मानोगे कि इधर वाला जो गैस मॉलिक्यूल है इसको इधर फोर्स लगाएगा। अगर मान लो यही बैलून होता, ऐसे बैलून होता, अरे भैया बैलून होता तो इधर वाला जो प्रेशर है ये इसको पुश करता कि छोटा हो जाए साइज में, इधर वाला इधर से पुश करता है। पूरा बैलून को क्या करता है भाई, इधर वाला ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर वाला ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर वाला ऐसे, इधर वाला ऐसे, इस तरह से फोर्स लगाते हैं। ध्यान देना, कभी भी किसी बैलून पे फोर्स लगता है ड्यू टू प्रेशर। अभी हम लोग प्रेशर लिक्विड में बात कर रहे हैं, फिलहाल मैं एयर में ही अगर प्रेशर की बात करें तो ड्यू टू प्रेशर पुशिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी कंसिडर्ड एरिया, ऑन एनी कंसिडर्ड एरिया, किसी भी एरिया पे कंसिडर करोगे तो उस पर एक पुशिंग फोर्स लगता है। याद रखना, प्रेशर से जब भी फोर्स लगेगा तो डैट विल बी पुशिंग फोर्स। प्रेशर कभी पुल नहीं करता, प्रेशर से कभी पुल नहीं करता। अगर मान लो ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, तो अंदर में जो भी एयर है या गैस है, ये अपर वाले फेस को ऐसे फोर्स लगाएगा, बॉटम वाले फेस को ऐसे फोर्स लगाएगा, ये राइट वाले फेस को ऐसे फोर्स लगाएगा। ये एक्सपैंड होना चाहिए, बैलून के अंदर समझो है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा ऐसे। हमेशा एक्सपैंडिंग टेंडेंसी होता है। गैस में जब भी प्रेशर होगा, एयर में जब भी प्रेशर होगा, तो हमेशा क्या होगा, एक्सपैंड करने वाला नेचर का होगा। इट मीन्स ये ऑलवेज एक्सपैंड होना चाहेगा, सो ऑलवेज पुश करता है। बाहर वाला इसको पुश करके वॉल्यूम कम करना चाहेगा, अंदर वाला गैस मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स लगाएगा कि ये बाहर की तरफ जाए। तो प्रेशर ऑलवेज एक्सर्ट्स पुलिंग फोर्स, ये पुशिंग फोर्स ऑलवेज पुश करता है। तो ड्यू टू प्रेशर पुशिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी कंसिडर्ड एरिया, किसी भी कंसिडर्ड एरिया पे पुशिंग फोर्स ही अप्लाई होता है। अगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूं एक, तो इधर वाला प्रेशर के चलते पुश करेगा ये इसको, इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो P इंटू एरिया। देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, इसलिए फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। अगर ये हमारा कोई एरिया हो, इधर प्रेशर अगर P1 है, इधर प्रेशर P2 है, तो इधर से जो फोर्स अप्लाई होगा, इस पे फोर्स जो अप्लाई होगा वो होगा P1 इंटू एरिया ए। इधर से जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा P2 इंटू एरिया ए, क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो P1 P2 ए इधर से फोर्स, P1 ए इधर से फोर्स। अगर दोनों प्रेशर सेम है, P1 P2 सेम है, तो उस कंडीशन में दोनों तरफ से सेम फोर्स लगेगा, तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, नेट फोर्स 0 रहेगा। लेकिन अगर इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो ये लार्जर फोर्स 10 न्यूटन, इधर प्रेशर कम हो जाए तो ये है 6 न्यूटन, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम एक्सेलरेट हो जाएगा राइटवर्ड में, क्योंकि इधर से ज़्यादा फोर्स, इधर से कम फोर्स, तो एक्सेलरेट हो जाएगा। लेकिन आप पढ़ रहे हो सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 है। इट मीन्स इधर से जो फोर्स लगेगा वही इधर से फोर्स लगेगा। अगर इधर से F0 फोर्स लगेगा तो इधर से भी F0 ही फोर्स लगेगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब ध्यान देना, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना था या समझना था, ए पॉइंट पे, तो ए कंटेन करता हुआ मैंने एक एरिया लिया, तो इधर से कुछ फोर्स इधर वाले लिक्विड पुशिंग फोर्स लगाएंगे, इधर वाले लिक्विड भी पुशिंग फोर्स लगाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखें, बीच में जब ये टॉपिक जब मैं प्रेशर बता रहा हूँ तो इसको बताने दो, उसके बाद डाउट पूछना, नहीं तो बीच में डिस्टर्बेंस रह जाएगा। आप पहले पेशेंस रख करके सारी बात को सुन लो, उसके बाद मैं बोलूँगा किसी को डाउट है तो बताएं, तो उस टाइम पे आप बताना। देखो मैंने बोला क्या, प्रेशर ऑलवेज पुशिंग फोर्स लगाता है। इसको हजम करने के लिए मैंने बताया कि बैलून में अंदर का जो एयर होगा वो बाहर की तरफ पुश करके वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा, बाहर जो होगा वो इसको पुश करके एरिया के नॉर्मली पुश करके ये इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहेगा। यहाँ से भी अंदर का फोर्स देखोगे, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, ये ऐसे फोर्स लगाएगा, इधर ऐसे फोर्स लगाएगा। अगर मान लो हमने एक सिलिंड्रिकल कंटेनर में एक पिस्टन लगा दिया और इसमें गैस ले लिया, एयर ले लिया या लिक्विड ले लिया, तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, इस वाले वाल पे इधर फोर्स लगाए, इस वाले वाल पे इधर फोर्स लगाए, बॉटम पे इधर फोर्स लगाएगा और पिस्टन पे ऐसे फोर्स लगाए कि भाई
एक्सपैंड हो। एयर अगर है ट्रैप्ड तो ऐसे फोर्स लगाएगा। वैसे ही ये लिक्विड भी है, ये भी लिक्विड में भी किसी पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे मैं देख रहा हूँ, ए पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक एरिया हमने इमेजिन किया, तो इस एरिया, क्योंकि पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, तो इस एरिया पे पुशिंग फोर्स तो लगेगा। ठीक उसी तरह से जैसे इस गैस है, एयर है क्लासरूम में, या पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ इस एरिया को, ए पॉइंट को कंटेन करता हुआ ये है, तो इधर वाला प्रेशर के चलते पुशिंग फोर्स लगेगा इधर का प्रेशर इंटू एरिया। वैसे ही P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया, ऐसे फोर्स लगेगा। उधर वाला भी तो एक्सपैंड होना चाहेगा, उधर वाला भी फोर्स पुशिंग लगाएगा, वो कितना लगाएगा, तो P2 इंटू एरिया ये लगाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये एक्सेलरेटेड नहीं है, ना राइट वर्ड, ना लेफ्ट वर्ड, ना अपवर्ड, ना डाउनवर्ड, कहीं एक्सेलरेटेड नहीं है, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये दोनों फोर्स का वैल्यू जरूर इक्वल है। इसका मतलब ये F0 है तो ये भी F0 है, इक्विलिब्रियम में है तो ठीक है भाई। एनी एरिया जो भी कंसिडर करेंगे किसी लिक्विड के अंदर, उस पे दोनों तरफ से फोर्स इक्वल लगेंगे, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो प्रेशर क्या हुआ ए पॉइंट पे वो जरा समझा जाए। प्रेशर क्या हुआ ए पॉइंट पे, तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो भाई, प्रेशर जो हम लोग निकाल रहे हैं वो होगा ये फोर्स जो F0 लगा वो डिवाइडेड बाई ये एरिया है, सपोज कुछ वैल्यू है A0 वैल्यू का, फोर्स F0 और एरिया हमारा है A0, तो F0 फोर्स अपॉन A0 एरिया विल बी द प्रेशर। कहाँ पे प्रेशर, इस पूरे एरिया में कंसिडर किया गया एवरेज प्रेशर। ये है क्या है, एवरेज प्रेशर, ओवरऑल पुशिंग फोर्स फ्रॉम द टू साइड। देखो यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, इधर से भी फोर्स, ऐसे लगेगा। तो ये सारे इधर वाले फोर्स मिला करके F0, इधर वाले भी मिला करके सारे फोर्सेस F0, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो ये F0 फोर्स जो दोनों तरफ से पुशिंग फोर्स लग रहा है वो F0 का वैल्यू डिवाइडेड बाय द एरिया विल बी एवरेज प्रेशर ओवर दिस एरिया। इस एरिया पे एवरेज प्रेशर होगा। लेकिन अगर आप प्रेशर एट ए पॉइंट चाहते हैं, किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या, बी पॉइंट है तो बी पॉइंट पे प्रेशर क्या, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, तो फोर्स लग रहा है मान लो F0, एरिया है मान लो A0, तो आपको क्या करना चाहिए, इस एरिया को और छोटा लेना चाहिए। मान लो ये M पॉइंट है, यहाँ पे प्रेशर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा नहीं एरिया लूंगा, छोटा सा एरिया लूंगा, बिल्कुल छोटा सा एरिया लें। अब इस कंडीशन में जो इधर फोर्स मान लो लग रहा है डेल्टा F0 या F0 ही लग रहा है, F0 फोर्स इधर से भी, या F डैश बोलें, F डैश फोर्स लग रहा है, इधर से भी F डैश फोर्स लग रहा हो, तो ये छोटा सा एरिया लेंगे, यानी कि लिमिट A0 टेंडिंग टू 0। ऐसा करेंगे तो प्रेशर एट ए पॉइंट मिलेगा। प्रेशर एट ए पॉइंट इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया, बट दिस एरिया विल बी टेंडिंग टू 0, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल लो। इसको और छोटा करो, और छोटा करो, मीन्स M पॉइंट को कंटेन करने वाला वेरी वेरी स्मॉल एरिया लिया, जो इस M पॉइंट को कंटेन किया हुआ है, वेरी वेरी स्मॉल साइज का एरिया टेंडिंग टू 0 ऐसा लिया। अब उस कंडीशन में जो इधर से फोर्स लग रहा है, इधर F डैश तो इधर भी F डैश, तो ये F डबल डैश डिवाइडेड बाई एरिया जो टेंडिंग टू 0 है, दिस विल बी प्रेशर एट ए पॉइंट। डिफिनीशन ये कहता है प्रेशर एट ए पॉइंट चाहिए तो बिल्कुल छोटा एरिया लो, इतना स्मॉल एरिया जो कि उस पॉइंट को कंटेन किया हो, बस उस एरिया का वैल्यू बहुत ज़्यादा ना हो, टेंडिंग टू 0 हो, तो होगा प्रेशर एट ए पॉइंट। अगर तुम उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ बड़ा एरिया लोगे तो दैट विल बी कॉल्ड एवरेज प्रेशर ओवर द टोटल एरिया टेकन। जितना एरिया लोगे उस पर ऑन द एवरेज कितना प्रेशर है वो पता लगेगा। अगर एरिया बड़ा है तो एवरेज प्रेशर, अगर एरिया वेरी वेरी स्मॉल लें तो वो हो जाएगा प्रेशर एट ए पॉइंट। तो प्रेशर का जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो ये है कि प्रेशर किसी भी पॉइंट पे होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, बट लिमिट एरिया टेंडिंग टू 0। एरिया टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हो गया कि एरिया इज वेरी 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 स्मॉल। इसको बोलते हैं प्रेशर एट ए पॉइंट। बड़ा एरिया लोगे तो एवरेज प्रेशर होगा।
किसी भी प्रेशर के चलते, अगर मान लो यहाँ प्रेशर है तो यहाँ से प्रेशर के चलते पुशिंग फोर्स ही लगेगा। अगर ये एरिया ऊपर रखोगे इस पॉइंट के, तो ये इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया विल बी द फोर्स, P इंटू एरिया ये फोर्स। अगर इसको इधर रखेंगे तो P इंटू एरिया ये फोर्स ऐसे पुश करेगा, नीचे रखेंगे तो P इंटू एरिया ये फोर्स डाउनवर्ड में, सामने रखेंगे तो P इंटू एरिया तुम्हारी तरफ, इधर रखेंगे तो P इंटू एरिया इस तरफ। तो जहाँ रखोगे, बैलून है जिस तरह से, जहाँ एरिया रखोगे P इंटू एरिया वैसे फोर्स लगेगा, P इंटू एरिया फोर्स लगेगा। ऑलवेज प्रेशर के चलते पुशिंग फोर्स लगता है, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर हमेशा कोई गैस या लिक्विड एक्सपैंड होने का टेंडेंसी रखता है। एक्सपैंड होने का टेंडेंसी मतलब आउटवर्ड फोर्स लगाएगा नॉर्मल टू द सरफेस। जो भी सरफेस होगा, यहाँ पे छोटा सा सरफेस एरिया अगर देख रहे हो तो ये लिक्विड यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे एरिया लोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, यहाँ एरिया लोगे तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। अगर गैस होता तो अपवर्ड भी फोर्स लगाता, करें लिक्विड है तो साइड वाइज फोर्स लगाएगा और डाउनवर्ड में फोर्स लगाएगा। अपवर्ड तो ये नहीं लगा सकता क्योंकि ग्रेविटी है डाउनवर्ड में। बट ये ध्यान रखना, लिक्विड हो या गैस हो, प्रेशर हमेशा एरिया कंसिडर्ड के परपेंडिकुलर लगेगा, नॉर्मल लगेगा और ये हमेशा पुशिंग लगेगा। इधर का अगर हम लोग पॉइंट लेंगे तो इधर पुश करेगा, इधर का पॉइंट लेंगे तो ये इधर फोर्स लगा के पुश करेगा। बोलो भाई, अब किसी को डाउट है तो बताए, प्रेशर का मीनिंग समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूजन जिसको हो रहा था वो बताए क्या कंफ्यूजन है। बोलो भाई कोई, हाँ बोलो। नहीं, कोई सिंकिंग नहीं होगा, सिंकिंग की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ लिक्विड तो मॉलिक्यूल तो हर जगह है, पूरे में है। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो मॉलिक्यूल का मोशन आपस में हो रहा है, बट एज ए होल बल्क ऑफ मॉलिक्यूल्स इज नॉट मूविंग। ना तो इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इंडिविजुअल मूव कर रहे हैं। मान लो क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं भैया, तो कोई इधर से उधर जा रहा है, उधर जाके उधर बैठ जा रहा है, उधर जाके उधर बैठ जा रहा है, बट सारे तो क्लासरूम में ही हैं। वैसे ही इस ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें सारे मॉलिक्यूल ग्लास ऑफ वाटर में ही हैं। सो एज ए होल जा नहीं रहा है, भले ही मॉलिक्यूल इंडिविजुअली इधर से उधर जाए, इधर से उधर जाए। तो ये जो रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, उनका मोशन को आप नेग्लेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि लिक्विड क्या है, रेस्ट में है। लिक्विड रेस्ट में मतलब ईच मॉलिक्यूल रेस्ट में है, ऐसा नहीं बोल रहा। मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे, 10 मॉलिक्यूल इधर चले गए, यहाँ पे अगर 10 मॉलिक्यूल राइटवर्ड चले गए तो 10 मॉलिक्यूल लेफ्टवर्ड भी तो जा रहे होंगे। कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ इधर भी जा रहे हैं, कुछ अपवर्ड जा रहे हैं, कुछ डाउनवर्ड भी जा रहे हैं। ये सब तो आपस में हो रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा कि सारे मॉलिक्यूल उधर ही जाने लग जाएं। तब होता है लिक्विड फ्लो, जब ज़्यादातर मॉलिक्यूल बल्क एज ए बल्क जो है पूरा एज ए होल अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो डैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स, मोशन हो रहा है। लेकिन 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, 10 इधर भी चले जा रहे हैं, तो फिर कोई बल्क मोशन नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इक्विलिब्रियम समझेंगे। प्रेशर की बात हो रही थी, प्रेशर समझना था अभी। हाइड्रोडायनेमिक्स में हम लोग फिर मोशन की बात करेंगे, लिक्विड के मोशन की बात करेंगे। फिलहाल हाइड्रोस्टैटिक्स में समझेंगे लिक्विड इज एट रेस्ट। और लिक्विड रेस्ट में है का मतलब ये नहीं होता कि इंडिविजुअल हर मॉलिक्यूल रेस्ट में हो, नहीं, मॉलिक्यूल अपना इधर से उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बट एज ए होल द लिक्विड सिस्टम इज एट रेस्ट। और ऐसे कंडीशन में किसी पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, तो इधर वाला जो फोर्स लगेगा, इधर वाला जो फोर्स लगेगा, अगर ये एरिया ऐसे लेते तो इधर से ऐसे फोर्स लगता, इधर से ऐसे फोर्स लगता। अगर ये एरिया ऐसे लेते तो इधर से फोर्स लगता, इधर से भी फोर्स लगता। और जो भी फोर्स होता वो ज़रूर सेम होता, क्योंकि ये लिक्विड को रहना है इक्विलिब्रियम में। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो दोनों साइड से फोर्स सेम है, एंड द फोर्स वैल्यू डिवाइडेड बाय द एरिया विल बी एवरेज प्रेशर। और फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, लेकिन एरिया कंसिडर्ड वेरी वेरी स्मॉल हो, तो उस कंडीशन में प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट होगा। और किसी को कोई डाउट है तो बता दे। बोलो भाई, क्लियर है, आगे बढ़े। बोलो भाई पहलवानों, और लोग बोले, एक ही को बोलना है कि चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये प्रेशर को हम लोगों ने डिफाइन किया, प्रेशर एट ए पॉइंट। तो आप अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं
लिख लो भाई, प्रेशर एट ए पॉइंट इज पुशिंग फोर्स पर यूनिट एरिया considered at the point. और ये क्या हुआ भाई, तो प्रेशर हुआ एट ए पॉइंट, फोर्स डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। कई बुक में डेल्टा ए लिखा रहेगा, डेल्टा ए का मतलब डेल्टा ए इज द टोटल एरिया वैल्यू, और यहाँ लिमिट लगा देंगे डेल्टा ए टेंडिंग टू 0। तो ऐसा भी तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा। डेल्टा ए क्या है, एरिया जो कंसीडर कर रहे हैं वो डेल्टा ए लो, ए नॉट लो, जो भी लेना है लो, बट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो प्रेशर एट ए पॉइंट हो जाएगा, और बड़ा अगर एरिया लेंगे तो एवरेज प्रेशर हो जाएगा। ये बात आप लिख लेंगे और समझ लेंगे। और प्रेशर हमेशा पुशिंग फोर्स लगाता है, कभी प्रेशर के चलते पुल नहीं होता कोई चीज़, हमेशा वो पुश करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये छोटा सा था डेफिनीशन, आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं प्रेशर वेरिएशन, ये आपका मेन है जो यहाँ समझना है, वो तो डेफिनेशन की बात होगी। प्रेशर वेरिएशन इन लिक्विड, और जितने भी बात हो रही है वो सब हाइड्रोस्टैटिक्स की बात हो रही है। तो लिक्विड एट रेस्ट बोलें या इक्विलिब्रियम बोलें, इसकी बात हो रही है। ये बार बार बोला नहीं जाएगा जब तक ये टॉपिक चल रहा है, जब तक हाइड्रोस्टैटिक्स के हट के हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं स्टार्ट कर दूँ तब तक। और जब हाइड्रोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा तो बड़े अच्छे से पहले टॉपिक लिखा जाएगा, तब स्टार्ट होगा। तो अभी सारा लिक्विड रेस्ट में समझने हैं। एक्सक्यूज मी, चलो आगे बढ़ते हैं, प्रेशर वेरिएशन देखते हैं। इसको प्रूफ करने को भी आता है कि प्रेशर वेरिएशन प्रूफ करें। तो देखो भाई, कोई एक कंटेनर लिया हमने, किसी कंटेनर में लिक्विड ले लिया, ठीक है भाई, लिक्विड हमने ले लिया। अब ये लिक्विड ले लिया तो इसमें प्रेशर वेरिएशन जानना चाहते हैं। तो आपने सुना भी होगा, कभी भी अगर इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट 1 नंबर पॉइंट, ये पॉइंट 2 नंबर पॉइंट, और इन दोनों के बीच में अगर h हाइट है, h डिफरेंस है, तो जो ज़्यादा डेप्थ पे होगा वहाँ ज़्यादा प्रेशर होता है। ये मान लो यहाँ प्रेशर P2 हो, यहाँ पे प्रेशर मान लो P1 हो, तो हम लोग बोलेंगे कि P2 इज ग्रेटर देन P1। और P2 कितना ग्रेटर होगा भाई, तो P1 जितना है वो तो रहेगा ही, प्लस रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और है एच है हाइट का डिफरेंस। यहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, P2 इज मोर देन P1 एंड P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। रो जी एच ज़्यादा है, तो इसलिए जो ऊपर प्रेशर है उससे रो जी एच डेप्थ पे जाएंगे तो रो जी एच प्रेशर का इंक्रीमेंट पाएंगे। ये रिजल्ट है, इसको अभी मैं प्रूफ भी करूंगा भाई। ये रिजल्ट है, समझो इसी को हम लोग डेराइव करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। कैसे समझेंगे वो जरा देखो। यहाँ पे प्रेशर P1 है, इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी एरिया इमेजिन करोगे, P1 कहीं पे प्रेशर है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एरिया इमेजिन करो। ऐसे करोगे तो ये समझो कि ऐसे फोर्स लगेगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल ऐसे फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे छोटा सा बैलून अगर ले लें हम लोग, तो प्रेशर अगर P1 है तो इधर से फोर्स लगेगा, इधर से ऐसे फोर्स लगेगा, इधर से ऐसे फोर्स लगेगा, इधर से ऐसे फोर्स लगेगा, इधर से ऐसे, सब पुश करेंगे, और अंदर वाले जो लिक्विड होंगे वो बाहर की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो ये बात सब आप समझते हैं। यहाँ का प्रेशर P2, यहाँ का प्रेशर P1 प्रूव करना चाहते हैं, कैसे डिराइव करेंगे भाई। तो देखो, इस लेवल पे मान लो प्रेशर P1 है, तो एक चीज़ और अभी बता दे रहा हूँ, आगे प्रूव हो जाएगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर रहता है। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पे भी प्रेशर P1 है, 2 है तो इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रूव भी करेंगे हम लोग आगे कि यहाँ प्रेशर P2 है, P1 इधर P2, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में सेम प्रेशर होता है, ये याद रखना। वर्टिकल G काम कर रहा है, G के परपेंडिकुलर में चलेंगे, G के परपेंडिकुलर में यानी हॉरिजॉन्टल में चलेंगे तो प्रेशर विल रिमेन सेम। तो प्रेशर यहाँ P1 है तो यहाँ पे P1 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 P1। तो ये P1 और P2 में रिलेशन जानना चाहते हो भाई, ठीक है। तो ये वाला 2 नंबर पॉइंट है, ये वाला 1 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये वाला 1 नंबर पॉइंट है, ये है ना 1 नंबर, ठीक है भाई, P1 P2।
तो अब देखो यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में जो डिफरेंस जानना चाहते हैं या रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो हम लोग करेंगे क्या भाई, कैसे रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे? तो इसके लिए हम लोगों को सिंपल एक सिलिंड्रिकल सिस्टम इमेजिन करें। सपोज करें एक सिलेंडर रखा हुआ नहीं है, रियलिटी में नहीं रखा हुआ, पर हमने प्रूव करना है भाई। तो एक सिलिंड्रिकल हमने एक सिस्टम लिया, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, बाहर भी होंगे, तो हमने सिस्टम में ये ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया सिस्टम में। इस सिस्टम जब पूरा लिक्विड इक्विलिब्रियम में समझा जा रहा है, तो ये वाला सिलिंड्रिकल सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है। सिलिंड्रिकल सिस्टम मतलब लिक्विड सिस्टम, जो सिलेंडर के अंदर लिक्विड है, कुछ बाहर लिक्विड है भाई। तो अभी फिलहाल और मोशन, मॉलिक्यूल का मोशन करते हुए को आप समझना ही मत, क्योंकि मॉलिक्यूल का मोशन इसलिए नहीं समझना, क्योंकि आप अगर मॉलिक्यूल का मोशन अगर चार्ज समझते हुए इधर कि चार्ज सिलेंडर के अंदर आ गया किसी टाइम में, 1 सेकंड में, तो चार्ज बाहर भी चला गया। भैया चार अंदर आए हैं तो चार सिलेंडर के बाहर भी गए हैं, तो क्यों इसको कंसीडर कर रहे हो? जब अंदर बाहर जाने का रेट सेम है, सेम ही रहेगा, क्योंकि लिक्विड को तो ओवरऑल रेस्ट में रहना है, इसलिए चार इधर जाएंगे, चार इधर। ऐसा थोड़ी कि चार इधर चले गए तो यहाँ वैक्यूम बन गया और इधर है नहीं, दूसरे मॉलिक्यूल भी इधर आ रहे हैं, सब रैंडम में मोशन कर, सब इधर से उधर चल रहे हैं। इसलिए मॉलिक्यूल का मोशन कंसीडर ही करना बेकार है। इसलिए हम लोग नहीं सोचते कि ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इधर भी तो जा रहा है, इसलिए नलिफाइड है। इसलिए समझेंगे कि कोई मोशन नहीं हो रहा है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के। अब ये सिलिंड्रिकल जो सिस्टम हमने लिया, तो सिंस एंटायर लिक्विड इज एट रेस्ट और इक्विलिब्रियम, हेंस ये सिलेंडर वाला भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट में हैं, तो मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँगा और इस पे लगने वाले फोर्सेस को देखूँगा और उससे हमें प्रेशर का रिलेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। मैं इस सिलेंडर को बाहर निकाला और इस पे फोर्स एनालिसिस करते हैं, इस पे हम लोग फोर्स एनालिसिस करते हैं उसी सिलिंड्रिकल सिस्टम पे। इसके अंदर अपना जो भी मॉलिक्यूल है, बाहर वाले मॉलिक्यूल चाहेंगे ऐसे फोर्स लगाएंगे, बाहर वाले उधर वाले मॉलिक्यूल चाहेंगे कि ऐसे फोर्स लगाएं, इधर वाला भी तो चाहेगा कि ऐसे फोर्स लगाएं, इधर वाला चाहेगा ऐसे फोर्स लगाएं, तो इधर वाला भी उतना ही वैल्यू का फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा अगर 2 तो यहाँ भी प्रेशर है 2, यहाँ प्रेशर है 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ है 3 तो यहाँ भी 3, यहाँ 4 यहाँ भी 4, सेम लेवल में सेम प्रेशर, इसलिए जितना इधर फोर्स उतना ही इधर फोर्स। अच्छा, लेकिन ये ऊपर से टॉप से अगर इसका सर्कुलर एरिया, सिलेंडर का सर्कुलर एरिया अगर तुम समझते हो A0, तो यहाँ प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है P1, तो इधर से फोर्स लगेगा कितना भाई? तो ये फोर्स लगेगा F1 जो कि होगा P1 इंटू एरिया A0। भाई इधर वाला मॉलिक्यूल इसको पुश करेगा, इधर वाला मॉलिक्यूल इसको पुश करेगा, हमेशा तो पुशिंग फोर्स ही लगता है। तो इस सिस्टम पर लगने वाला फोर्स देखने हैं, इस सिस्टम पर लगने वाला फोर्स बताइए तुम्हें। F = ma अप्लाई करते हैं भाई, तो सबने पढ़ा है लॉज ऑफ मोशन में कि F क्या होता है भाई? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम। तो सिस्टम अपना ये है, लेट ए सिलिंड्रिकल वॉल्यूम of liquid is the system। तो इस पे लगने वाला फोर्स देखा, P1 इंटू ए डाउनवर्ड और P2 इंटू ए इधर से लगेगा अपवर्ड, क्योंकि यहाँ का प्रेशर क्या है? P2 है, इसलिए फोर्स क्या लगेगा? P2 इंटू एरिया। ये जो F2 फोर्स होगा वो होगा P2 इंटू एरिया A0, क्योंकि ये एरिया A0 है वही जो यहाँ है। तो F1 ऐसे लगा, F2 ऐसे लगा। अच्छा भाई, ये वाला इधर से ये सब तो काउंटर बैलेंस कर लेगा, क्योंकि इधर 2 न्यूटन तो इधर भी 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तो इधर भी 3 न्यूटन, तो ये सब तो बैलेंस्ड है। मैं वर्टिकल में लिखना चाहूँगा इक्वेशन, क्योंकि वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में है, हॉरिजॉन्टल भी, ना तो हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड है ना ही वर्टिकली एक्सेलरेटेड है। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। इसके अलावा एक और फोर्स है, इसका अपना वेट फोर्स। तो इस वाले का वेट फोर्स लगेगा। वेट कितना लगेगा भाई? तो मास इंटू जी। अब इस सिस्टम का मास कितना है? तो इस सिस्टम का मास होगा, इस सिस्टम में लिक्विड ही तो है, इस लिक्विड का कितना मास होगा भाई? तो उसका मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करेंगे, वो मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा इंटू जी। अच्छा भाई, डेंसिटी तो रो है, वॉल्यूम कितना? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0 और ये हाइट है h, क्योंकि इसका जो हाइट डिफरेंस क्या था? h था। तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? बेस एरिया पाई r स्क्वायर इंटू एच, बेस एरिया पाई r स्क्वायर इंटू एच। तो बेस एरिया है A0,
तो मैं बोलूँगा ए नॉट इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब बेस एरिया इंटू एच, बेस एरिया इंटू एच, यही हो गया वॉल्यूम। रो इंटू ए नॉट इंटू एच वॉल्यूम हो गया इंटू जी। ये है वेट फोर्स, एम जी फोर्स। ठीक है भाई। अब ये सिस्टम पे, जिस सिस्टम को हम लोगों ने लिया, ऐसा सिस्टम लिया, एक सिलिंड्रिकल सिस्टम जिसमें कि टॉप वाला ए पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है और बॉटम वाला जो सर्कुलर है वो 2 पॉइंट को कंसिडर किया हुआ है भाई, कंटेन किया हुआ है। और अब हम लोग रिलेशन छोटा सा लिखेंगे और काम हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। क्या लिखेंगे वो देखो। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिलिंड्रिकल सिस्टम, वर्टिकल इक्विलिब्रियम मतलब वर्टिकली तो एक्सेलरेटेड नहीं है, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि नेट फोर्स अगर मैं वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में लिखूं तो वो 0 होगा। मीन्स जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा, तभी तो नेट वर्टिकल फोर्स 0 हो जाएगा। जितना डाउनवर्ड फोर्स उतना ही अपवर्ड फोर्स। इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा लिखने पड़ेंगे। ठीक है भाई, तो जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, तभी तो वर्टिकली नो एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो बताओ अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स कितना? तो डाउनवर्ड फोर्स है F1 जो कि हमारा P1 इंटू ए है, F1 प्लस वेट फोर्स। वेट भी तो डाउनवर्ड है, F1 डाउनवर्ड है 10 न्यूटन और वेट है इसका 20 न्यूटन, तो ये 30 न्यूटन है टोटल। और अपवर्ड फोर्स है एक ही है भाई, वो है F2। इधर का लोअर पॉइंट पे जो प्रेशर है उसके चलते अपवर्ड फोर्स लगेगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई F1 क्या है, तो P1 इंटू एरिया, P1 इंटू एरिया ए नॉट प्लस वेट कितना था, रो ए वी नॉट, रो ए नॉट इंटू एच इंटू जी, ये हो गया वेट। और F2 कितना फोर्स था भाई, तो P2 इंटू एरिया ए नॉट। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, तो कैंसिल होगा ए नॉट, तो ए नॉट कर देंगे कैंसिल और हमें मिल जाएगा P1 प्लस रो जी एच इज इक्वल टू P2। यही तो हमें चाहिए था, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच मीन्स हायर इज द डेप्थ, हायर विल बी द प्रेशर। इधर वाला P1 प्रेशर से P2 प्रेशर ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा भाई, तो हाइट अगर h है तो रो जी एच ज़्यादा होगा, तो P1 प्रेशर में रो जी एच ऐड करो तो तुम्हें मिल जाएगा P2 प्रेशर। ग्रेटर डेप्थ ग्रेटर प्रेशर। अब तुम देखो यहाँ टॉप पे है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझो टॉप पे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये एयर है, एयर है, एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भाई। तो खैर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बाद की बात, फिलहाल यह है कि यहाँ जो भी प्रेशर होगा उससे ये रो जी एच ज़्यादा होगा। हम लोगों ने क्या किया, तो हम लोगों ने प्रेशर में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए इन 2 पॉइंट को कंटेन करता हुआ एक सिलेंडर लिया। सिलेंड्रिकल ले सकते हो, क्यूबाइडल ले सकते हो, जो भी लेना हो सिस्टम ले सकते हो, सच दैट कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वेशन में आए, तभी तो रिलेशन एस्टेब्लिश होगा। हॉरिजॉन्टल में लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं रिलेशन चाहिए। हॉरिजॉन्टल में तो वैसे भी जो यहाँ प्रेशर होगा वही सेम लेवल पे सेम प्रेशर, इसलिए इधर से फोर्स जितना उतना ही इधर से फोर्स कैंसिल हुए रहेंगे। मेन तो हमें वर्टिकल में लिखने हैं। डाउनवर्ड में लगा P1A और लगा वेट, तो P1A प्लस वेट, P1A प्लस वेट इज इक्वल टू P2A, और इससे हमें मिल गया रिलेशन। तो जिस एरिया को आपने लिया था वो एरिया तो कैंसिल है, आपको डायरेक्ट मिल गया रिलेशन। चाहे वो आप कितना भी एरिया का सिलेंडर समझे, एरिया तो कैंसिल है, मिल जाएगा तुम्हें P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच। सो हायर इज द डेप्थ, ग्रेटर विल बी प्रेशर। हाँ बोलो। क्योंकि वेट भी तो डाउनवर्ड ही लगेगा। ये समझो सिलेंडर है, कोई भी सिलेंडर है या कोई भी ब्लॉक है, कोई ब्लॉक हो या सिलेंडर हो, इसका वेट तो लगेगा ही। अब ये मान लो सिलेंड्रिकल था, ठीक है, इस पे इधर से फोर्स लगा P2A, इधर से फोर्स लगा P1A, तो यही P1A दिखाया और उसका अपना वेट mg, इसका अपना वेट वो लिखा है mg, तो दोनों मिल करके डाउनवर्ड लग रहा है इस पे। और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में इसका मतलब जितना डाउनवर्ड उतना ही अपवर्ड, तभी तो ये ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में है, अपना बेचारा लिक्विड इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ। तो वेट फोर्स प्लस P1A
इज इक्वल टू P2A। इसलिए P2 को इसका वेट को बैलेंस भी करना है और जैसे P1A लग रहा है उसको भी बैलेंस करना है। तो जितना P1A लगा है और वेट लगा वो दोनों मिला करके ये फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर यहाँ होगा। और कितना हुआ P2, तो मिल गया हमें P1 प्लस रो GH। ग्रेटर इज द डेप्थ, लिख लो भाई, ग्रेटर इज द डेप्थ इन द लिक्विड, greater will be the pressure। ये ध्यान रखना। चलो भाई, ज़्यादा डेप्थ पे ज़्यादा प्रेशर, कम डेप्थ है कम प्रेशर। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ूँ। बोलो भाई, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बता दो, आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा देखेंगे हम लोग, कंटेनर है या रिवर है या सी है, किसी में भी हम लोग देख सकते हैं। रिवर का मतलब हो गया या सी का मतलब हो गया सी के डेप्थ में। ऐसा नहीं कि सी में वाटर फ्लो हो रहा है उसको काउंट कर रहे हैं, उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, डेप्थ में अंदर चले गए। तो यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, इन सब में देख रहे हैं। या कोई कंटेनर आप समझो अभी कि एक हमने ग्लास ऑफ वाटर या बकेट ऑफ वाटर लिया हुआ है, यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा भाई, बिल्कुल होगा। जो टॉप सरफेस के ऊपर है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इससे एक्स डेप्थ पे जाएं तो प्रेशर कितना पाएंगे? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स। एक्स डेप्थ में जाओगे तो रो जी एक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स। यहाँ का प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स। यहाँ का प्रेशर कितना होगा भाई? तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स। यानी कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट अगर हो, सब सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में हो, तो मैं बोलूँगा कि डी पॉइंट पे भी प्रेशर उतना ही होगा। यानी कि पी डी इज इक्वल टू कितना भाई? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स, प्लस रो जी एक्स, यही होगा। और डी पॉइंट पे जितना प्रेशर है उतना ही ए पॉइंट पे प्रेशर है, उतना ही बी पॉइंट पे प्रेशर है, उतना ही सी पॉइंट पे प्रेशर है। और वो है कितना? तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स। इससे क्या पता लग रहा है भाई? यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स मीन्स ये सब क्या है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। लिख लो भाई, at all points on the same horizontal level in a liquid at rest or equilibrium, pressure remains same, pressure remains same। होता ही है भाई, प्रेशर तो सेम हो गई, सेम लेवल पे सेम प्रेशर। अगर मैं बोलूं कि ठीक है भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पे चले आए भाई, वाई डेप्थ अंदर चले आए, ये वाई है, मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वाई है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा भाई? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई, ऐसा हो जाएगा भाई यहाँ का प्रेशर। सिमिलरली मैं बोलूँ कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा? तो वही होगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई। यहाँ का प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई। यहाँ का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा। मान लो एम है, एन है, क्यू है, तो प्रेशर एट एम इज इक्वल टू प्रेशर एट एन इज इक्वल टू प्रेशर एट क्यू। कितना भाई? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो जी वाई। क्यों भाई? क्योंकि डेप्थ वाई फ्रॉम द फ्री सरफेस। ये किस पॉइंट पे देख रहे हो? तो एट पॉइंट विच इज एट डेप्थ वाई फ्रॉम फ्री सरफेस, फ्रॉम फ्री सरफेस। तो फ्री सरफेस से अगर वाई डेप्थ में है तो फ्री सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और वाई डेप्थ के अंदर चले गए तो इतना हो गया भाई, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई। ये तो होगा ही, सारे लोग समझ रहे हैं। ठीक है भाई, तो इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस? इन दोनों में क्या हो गया डिफरेंस भाई? यहाँ का प्रेशर माइनस यहाँ का प्रेशर। अगर मैं बोलूँ कि पी एम कितना है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि पी एम जितना पी ए है
और प्लस रो जी इंटू क्या, तो ये वाला हाइट कितना है, तो y माइनस एक्स है भाई, है कि नहीं, ये पूरा y था डेप्थ, ये x है डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस एक्स डेप्थ। इसलिए यहाँ के प्रेशर से यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, PM विल बी PA प्लस रो जी और कितना y माइनस एक्स, क्योंकि y माइनस एक्स ही तो हमारा g है, h है, तो रो जी h हो गया, समझो यही अपना h हो गया। तो टॉप सरफेस पे पता है एटमॉस्फेरिक, तो किसी डेप्थ में हम लोग निकाल सकते हैं, x डेप्थ में P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स, y डेप्थ में P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई। अगर मान लो हमें 2 पॉइंट में प्रेशर पता है तो दोनों का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। कभी भी किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में h डेप्थ जाएंगे तो उस पॉइंट से रो जी h ज़्यादा हो जाएगा। तो एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर होता है, ये बात हम लोगों ने यहाँ लिख लिया। एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है, इन लिक्विड एट रेस्ट प्रेशर रिमेन सेम। तो इसको शॉर्टकट में लोग याद रखते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल लिख लो भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। लेकिन ये किसके लिए वैलिड है, तो भाई लिक्विड एट इक्विलिब्रियम के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि हर जगह अप्लाई करती है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, लेकिन कब, जब लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तब, एक्सेलरेटेड वाले में नहीं। तो जब हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उस समय देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए हाइड्रोस्टैटिक्स में तो भाई सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर। बोलो क्लियर है यहाँ तक? एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एक्स, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी वाई, और यहाँ से यहाँ चले जाएं, h का डिफरेंस हो तो PM इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच। बोलो क्लियर है भाई? माइक ऑफ रखो, जब बोलना हो तभी ऑन करो। किसी को डाउट हो तो बताए भाई, जल्दी बताए, डाउट क्या है, जल्दी डाउट बताओ भाई पहलवानों, नहीं तो आगे बढ़े, सिग्नल भी तो दो, आगे बढ़े हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोगों ने प्रेशर वेरिएशन देखा, अब देखते हैं इसमें पास्कल्स लॉ, ये समझने हैं पास्कल्स लॉ, ये थ्योरेटिकल है, पास्कल्स लॉ में आएंगे तो हम लोगों का फिर न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो चलो भाई टॉपिक लिखो, पास्कल्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्कल साहब का क्या कहना था वो जरा समझा जाए। इसको दो तरह से हम लोग समझते हैं, दो स्टेटमेंट की तरह समझते हैं। नंबर 1 बात कि उन्होंने बताया एक बात तो उन्होंने यही बताया भाई कि जब भी लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में हो तो इनका कहना था, नंबर 1 मेन बात ये कहना था भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम प्रेशर, इंटरप्रेट करते हैं, और ग्रेटर डेप्थ पे जाएं P2 तो P1 प्लस रो जी एच होगा, वेयर 2.2 is at h height below 0.1। ठीक है, ये जो फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा वो तो है ही, साथ में एक और चीज़ देखेंगे हम लोग। पास्कल साहब का ये भी कहना था किसी इनक्लोज लिक्विड के लिए मेन यही है लॉ, मेन यही है, इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग इस तरह से समझते हैं। मेन ये है, फॉर एनी इनक्लोज लिक्विड, मैं अभी लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि अभी ही आप समझ जाएं, इसको थोड़ा डिस्कशन पे समझेंगे। फॉर एनी इनक्लोज लिक्विड, कोई भी इनक्लोज लिक्विड, इनक्लोज मतलब हर तरफ से पैक्ड, क्लोज किया हुआ, हर तरफ से पैक्ड। फॉर एग्जाम्पल यही है सिलिंड्रिकल वेसल है समझो, और इसको हमने एक पिस्टन लिया, ये पिस्टन से इसको पैक कर दिया और इसमें लिक्विड है। तो फॉर एनी इनक्लोज लिक्विड
कहीं से इसको बाहर जाने का रास्ता ना रहे, बाहर जाने का कोई अवेलेबल नहीं है कि कहीं उससे बाहर निकल सके, इनक्लोज्ड है। तो फॉर एनी इनक्लोज लिक्विड चेंज इन प्रेशर, अगर हम लोग प्रेशर कहीं भी चेंज करें, चेंज इन प्रेशर caused at any point is transmitted, वो ट्रांसमिट हो जाएगा, is transmitted to every point as well as तुम भी लिख लो भाई, to the wall of container, without any change, without any variation। मतलब प्रेशर में जो चेंज करेंगे वो चेंज हर जगह होगा। फॉर एनी इनक्लोज्ड लिक्विड चेंज इन प्रेशर कॉज एट एनी पॉइंट इज ट्रांसमिटेड, हर जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, इज ट्रांसमिटेड एट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे ट्रांसमिट होगा, टू द वॉल ऑफ द कंटेनर भी, एज वेल एज टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। मतलब यहाँ पे प्रेशर मान लो हमने इंक्रीज कर दिया 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यहाँ पे अगर किसी मीन से हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंक्रीज कर दिया तो यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होगा, यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होगा, यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होगा, यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यहाँ भी इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, हर पॉइंट पे इंक्रीमेंट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हो जाएगा। जो भी यहाँ पे प्रेशर चेंज करोगे या कहीं भी हमने प्रेशर अगर डेल्टा पी चेंज कर दिया तो डेल्टा पी हर जगह चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि ज़्यादा डेप्थ पे थोड़ा कम ही चेंज हुआ, कम डेप्थ पे ज़्यादा चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी चेंज होगा कहीं भी, अगर तुमने यहाँ पे चेंज कर दिया प्रेशर में तो डेल्टा पी डैश मान लो यहाँ चेंज कर दिया तो वही डेल्टा पी डैश यहाँ भी होगा चेंज, यहाँ भी होगा चेंज, यहाँ भी। अगर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया तुमने प्रेशर किसी भी तरह से, अभी मैं बताऊंगा कैसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इंक्रीमेंट हुआ तो हर जगह उतना ही इंक्रीमेंट होगा, यहाँ अगर डिक्रीमेंट किए तो हर जगह उतना ही डिक्रीमेंट होगा। कहीं भी कुछ भी चेंज किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, किसी पॉइंट पे कुछ भी चेंज किया, वो सारा चेंज हर पॉइंट पे पहुंच जाएगा इमीडिएटली। समझते हैं इसको। मान लो हमने इनक्लोज किया एक लिक्विड को, ये एक पिस्टन लगा दिया और ये इस तरह से इनक्लोज्ड है, यहां भी एक पिस्टन और ये इनक्लोज्ड है। ठीक है भैया, इनक्लोज्ड लिक्विड है, ये कहीं से भाग नहीं सकता लिक्विड। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया, यहाँ से क्या किया हमने, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाओगे, पिस्टन तो पहले से था, अब तुम एक्स्ट्रा फोर्स लगाओगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट आएगा यहाँ पे। क्यों भाई, जो तुम फोर्स लगाओगे, फोर्स डिवाइडेड बाई यहाँ का जो भी पिस्टन एरिया हुआ होगा, तुमने जितना फोर्स लगाया वो इस पिस्टन एरिया के थ्रू इस पे अप्लाई होगा। तो ये F फोर्स जो लगाया तुमने ए एरिया में, तो F अपॉन एरिया इज चेंज इन प्रेशर, इज चेंज इन प्रेशर। जो भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाया डिवाइडेड बाई द एरिया विल बी चेंज इन प्रेशर। फोर्स ऐसे लगाओगे तो इंक्रीमेंट इन प्रेशर होगा। तो ये जो चेंज इन प्रेशर हुआ तो यहाँ भी उतना ही चेंज इन प्रेशर, यहाँ भी उतना ही चेंज इन प्रेशर होगा। मतलब ये पिस्टन पे पहले मान लो 10 न्यूटन लग रहा था, मान लो इस पिस्टन पे पहले 10 न्यूटन लग रहा था, तो अब जो न्यू फोर्स इस पिस्टन पे होगा वो 10 था, वो तो है ही, लेकिन जो चेंज इन प्रेशर हुआ है डेल्टा पी और उतना इंटू यहाँ का एरिया, अगर A2 है तो एरिया A2, ये एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। ये क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, यहाँ प्रेशर बढ़ाया तो उतना यहाँ भी बढ़ेगा। यहाँ पे डेल्टा पी अगर हुआ तो यहाँ भी डेल्टा पी उतना ही होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो एवरीवेयर सेम अमाउंट से प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे मान लो धक्का मार देते, यहाँ पे प्रेशर बढ़ा देते तो सेम अमाउंट से हर जगह प्रेशर बढ़ता। ऐसा इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है, इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि P1 से P2 का प्रेशर ρgh ज़्यादा होता है। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ρgh। ये तो होता है भाई हाइड्रोस्टैटिक्स का, ये तो
इक्वेशन है भाई फिक्स्ड। यहाँ का प्रेशर हमेशा यहाँ से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब तुमने फोर्स लगा करके यहाँ पे P1 था प्रेशर, तुमने फोर्स लगाया तो इंक्रीमेंट हो गया। मान लो ये P1 से चेंज होकर के हो गया P1 प्लस डेल्टा P, तो डेल्टा P का यहाँ इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन डिफरेंस तो उतने ही रहने हैं। जितना वहाँ प्रेशर होगा उससे यहाँ पे ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही अमाउंट से। तो यहाँ का अगर मैं बोलूँ कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे जो प्रेशर है उससे ρgh ज़्यादा होना है। तो यहाँ पे पहले P1 था तो ρgh ज़्यादा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रेशर भाई। अब इस कंडीशन में जब प्रेशर तुमने बढ़ा दिया तो अब जो बढ़ा हुआ यहाँ प्रेशर है उससे ρgh ज़्यादा होगा। इसका मतलब P2 डैश क्या होगा, तो जो भी P1 डैश हो चुका है प्लस ρgh होना है भाई, जो भी वहाँ प्रेशर होगा। तो यहाँ पे अब प्रेशर हो चुका है P1 प्लस डेल्टा P। अच्छा भाई, P1 प्लस डेल्टा P हो गया है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस डेल्टा P प्लस ρgh, क्योंकि पहले था P2, P1 था तो P1 प्लस ρgh। अब P1 डैश यानी कि ये बन चुका है P1 प्लस डेल्टा P, तो P1 प्लस डेल्टा P हो गया न्यू, तो यहाँ भी न्यू क्या हो जाएगा P1 प्लस डेल्टा P प्लस ρgh। इट मीन्स यहाँ पे प्रेशर में P2 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो P1 प्लस ρgh था, अब P1 प्लस ρgh के बढ़ गया डेल्टा P से, मीन्स यहाँ पे प्रेशर उतना ही अमाउंट से बढ़ेगा। भैया यहाँ पे जब डिफरेंस इज टू रिमेन सेम, एक रमेश है एक उसका छोटा भाई सुरेश है, तो जब इनके हाइट का डिफरेंस रहना है सेम, तो इसका मतलब कि 2 साल के बाद अगर ये इंक्रीज होकर के यहाँ हो गया तो ये भी इंक्रीज होकर यहाँ रहेगा, तभी तो डिफरेंस रहेगा सेम, तभी तो डिफरेंस सेम रहेगा। 2 इंच का डिफरेंस था तो 2 इंच का डिफरेंस तभी रहेगा जब इसका इंक्रीमेंट इज इक्वल टू इसका इंक्रीमेंट। दोनों का जब इंक्रीमेंट सेम होगा तो डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो आपको पता है भाई कि जब डिफरेंस सेम रहना है, ρgh इसको ज़्यादा होना है यहाँ का प्रेशर, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ भी इंक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा तो यहाँ भी डिक्रीज होगा, सेम अमाउंट से डिक्रीज होगा। तो पास्कल साहब का कहना था कि इफ़ वी चेंज प्रेशर एट एनी पॉइंट, चाहे इधर से फोर्स लगा दें इधर से फोर्स कम कर दें, तो जो भी चेंज इन प्रेशर कॉज होगा दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एज वेल एज टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये लिखा है फॉर एनी इनक्लोज्ड लिक्विड चेंज इन प्रेशर कॉज्ड एट एनी पॉइंट इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट, यानी ऑल पॉइंट ऑफ द वॉल्यूम, जितना भी वॉल्यूम है इसमें सारे पॉइंट्स पे, एज वेल एज टू द वॉल ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल पे भी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो था पहले मान लो P डैश प्लस P डैश था तो यहाँ डेल्टा P हो गया, तो यहाँ P डैश प्लस डेल्टा P हो जाएगा, क्योंकि जो भी डिफरेंस था मान लो ρgy, तो भैया इसको तो ρgy यहाँ से ज़्यादा होना है। अगर यहाँ से मान लो काउंट करते हैं तो यहाँ से इसको ρgx ज़्यादा होना है तो ρgx ज़्यादा होना है। यहाँ पे अगर तुमने इंक्रीज कर दिया 2 अमाउंट से तो यहाँ भी 2 अमाउंट से इंक्रीज होगा, तभी तो डिफरेंस विल रिमेन सेम। तो डिफरेंस सेम मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि जो यहाँ चेंज होगा वही यहाँ चेंज होगा, जो यहाँ चेंज होगा वही यहाँ चेंज होगा। तो चेंज तुम कहीं भी कॉज करो दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बोलो भाई क्लियर हुआ? सोच लो। दैट इज change in pressure is transmitted throughout the volume of liquid. Throughout the volume of liquid. शॉर्टकट में याद रखना हो तो भैया पूरे लिक्विड के पूरे वॉल्यूम में सेम चेंज इन प्रेशर होगा। चेंज में बी ऑफ इंक्रीमेंट में बी ऑफ डिक्रीमेंट, डिक्रीज कराएं इंक्रीज कराएं जो भी कराएंगे हर जगह सेम अमाउंट से होगा, क्योंकि हाइट डिफरेंस, जिस तरह से 2 इंसान में हाइट डिफरेंस सेम रहना है तो दोनों में सेम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो वैसे ही अगर ये डिफरेंस इज टू रिमेन सेम कि ρgh यहाँ के प्रेशर से ρgh ज़्यादा होना है, तो यहाँ पे अगर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा डेल्टा P से बढ़ेगा तो यहाँ भी डेल्टा P बढ़ेगा, डेल्टा P कम होगा तो यहाँ भी डेल्टा P कम होगा, सच दैट कि हमारा ये इक्वेशन जो कि P2 इज इक्वल टू P1 प्लस ρgh है ये ऑलवेज वैलिड रहे। ये तभी वैलिड नहीं होगा जब हमारा लिक्विड रेस्ट में ना हो, इक्विलिब्रियम में ना हो, एक्सेलरेटेड हो, तभी ये फेल हो सकता है, या फिर G का वैल्यू इफेक्टिवली 0 हो जाए। तो पास्कल साहब का ये भी कहना था, एक तो ये स्टेटमेंट मेन है स्टेटमेंट,
दूसरा ये भी था, एक और स्टेटमेंट समझ सकते हैं हम लोग, वो कंक्लूजन थे जो इधर हमने लिखा था सबसे उधर, वो सब क्या था, कंक्लूजन था। मेन स्टेटमेंट ये है जिसका कि यूज़ होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक में। एक और ये था स्टेटमेंट कि अगर हमने जी का वैल्यू इफेक्टिवली 0 हो जाए तो प्रेशर वेरिएशन नहीं होगा। इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, ध्यान से समझेंगे, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल देन प्रेशर रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब समझते हो, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, दोनों मिला करके हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। ध्यान से समझना, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल देन प्रेशर रिमेन्स सेम एट ऑल पॉइंट्स इन द फ्लूइड। फ्लूइड को हम लोग, देखो इसको समझा जाए, फ्लूइड किसको बोलते हैं भाई, तो फ्लूइड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि फ्लो कर सके। तो आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हो, तो फ्लूइड्स इज एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सके तो कर सके तो वो ऐसा होता है लिक्विड एंड गैस। तो फ्लूइड में आता है लिक्विड एंड गैस, सॉलिड नहीं आता, इसलिए सॉलिड का प्रॉपर्टी आपने पहले पढ़ लिया चैप्टर 9 में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड्स का मतलब यहाँ पे लिक्विड एंड गैस, लेकिन इस चैप्टर में नाम भले ही फ्लूइड हो, पढ़ना है लिक्विड, क्योंकि गैस के लिए अलग से चैप्टर है, गैस के लिए अलग सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 एंड 13, थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो वो 2 चैप्टर में गैस का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे 95% आपको लिक्विड का ही पढ़ना है। तो फ्लूइड्स नाम रखा गया है भाई, इस चैप्टर का पढ़ना है लिक्विड मेनली। ये अगर देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, जो 2-4% गैस का पढ़ना है, तो थोड़ा सा अभी मैं दिखा दूंगा इसमें। देखो, अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल हो तो प्रेशर सेम रहेगा। इसका एग्जाम्पल है, एयर प्रेशर या गैस प्रेशर इन ए रूम, और एग्जाम्पल हो सकता है किसी रूम में अगर हम लोग बात करें गैस का प्रेशर का या एयर का प्रेशर का। अभी बोलो ये क्लासरूम है, प्रेशर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच है, नहीं ऐसा बोलते। गैस में प्रेशर एवरीवेयर सेम। लिक्विड होता तो बोलते यहाँ प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, तो यहाँ रो जी एच ज़्यादा, रो जी एच और ज़्यादा, जितना डेप्थ पे जाएंगे बढ़ता जाएगा। लेकिन गैस के केस में ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिवली जी काम नहीं कर पाता। मीन्स जी इज नॉट इफेक्टिव, इफेक्टिवली जी नहीं है, समझो कि जी काम ही नहीं करता, जी इज इनइफेक्टिव, जी इज नॉट इफेक्टिव। किसके लिए भाई? फॉर एयर मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना भाई, एयर मॉलिक्यूल्स पे क्या आपको लगता है कि जी इफेक्टिव होता है? नहीं होता भाई। अगर जी इफेक्टिव होता, ग्रेविटी का फोर्स इफेक्टिव होता, तो सारे एयर मॉलिक्यूल को पकड़ पकड़ के फ्लोर पे ले जाता। जिस तरह से क्रिकेट बॉल है, बहुत सारे बॉल ऐसे छोड़ दिया जाए तो सब कहाँ पहुँचेंगे? फ्लोर पे। क्यों? उस पर जी लगेगा इफेक्टिव, और एम जी लग करके उसको फ्लोर पे ले आएगा, फ्लोर पे ही बिठा देगा। तो अगर एयर पे इफेक्टिव होता जी, तो सारे एयर मॉलिक्यूल फ्लोर पे होते और हमें जिंदा रहने के लिए नाक रगड़ने पड़ते फ्लोर पे, तब जा कर के जिंदा रह पाते। इसलिए आपको सबको पता है कि एयर पे जी काम नहीं करता।
क्यों? उतना छोटा मॉलिक्यूल है और उतने कोलिजन्स होते रहते हैं एक दूसरे में कि एयर मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट रैंडम मोशन पूरे कंटेनर में करते रहते हैं। अब किसी कंटेनर में मान लो गैस है, हमने ले लिया गैस, क्लासरूम में ले लिया किसी कंटेनर में, तो यहाँ प्रेशर वही, यहाँ प्रेशर वही, यहाँ वही, यहाँ वही, यहाँ प्रेशर तो सेम रहता है। लिक्विड होता है तब प्रेशर डिफरेंस होता है। तो एयर मॉलिक्यूल या गैस मॉलिक्यूल पे जी इफेक्टिव नहीं हो पाता। रहता तो है जी, ऐसा थोड़ी है क्लासरूम में जी नहीं है। जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये इतना कम मास है, इतना कम वॉल्यूम है और ये फ्लोटिंग कंडीशन में एक दूसरे को कोलिजन करते जाते हैं। किसी के ने डाउनवर्ड फोर्स लगा दिया, डाउनवर्ड वेलोसिटी मिल गया, किसी को अपवर्ड मिल गया, ऐसे ऐसे इधर उधर करते रहते हैं। अगर साइज बड़ा हो, डस्ट का फॉर्म हो, तो वो धीरे धीरे डस्ट वाले भी घूमते फिरते घूमते 1-2 दिन बाद वो धीरे धीरे सेटल करते हैं, फ्लोर पे आते हैं। फ्लोर पे आते हैं डस्ट, क्योंकि वो लार्जर साइज होता है तो उस पर जी थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन एयर मॉलिक्यूल के इतना कम साइज, इतना छोटा साइज है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तुम 2 साल के बाद भी आओ इस क्लासरूम में तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आएंगे तो मेरा प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल हर जगह है, उतना ही प्रेशर है। सो गैस के केस में ऐसा होता है कि प्रेशर रिमेन सेम। यहाँ का प्रेशर P1 इज इक्वल टू यहाँ पे P2, P1 इज इक्वल टू P2, क्योंकि ये गैस है, लिक्विड नहीं है। लिक्विड होता तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे प्रेशर रिमेन सेम इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। किसी भी फ्लूइड में अगर हमारा जी इफेक्टिव हो ना पाए, या फिर दूसरा यहाँ पर जी इफेक्टिव हो नहीं पाया, जी था इफेक्टिव नहीं हो पाया। और एग्जांपल बताता हूँ, लिक्विड में भी ऐसा हो सकता है। लिक्विड में भी ऐसा हो सकता है अगर जी इफेक्टिवली 0 हो। एग्जांपल, सैटेलाइट में चले जाएं और ग्लास ऑफ वाटर हो। ग्लास ऑफ वाटर इनसाइड ए सैटेलाइट। सैटेलाइट में चले जाएं भाई तो ग्लास ऑफ वाटर फ्लोटिंग कंडीशन में, उस पर जी इफेक्टिव नहीं हो। यहाँ पे वाटर ऐसे गिरा दे, ग्लास में से वाटर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तब भी वो वाटर फ्लोट कर रहा है, वो नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके लिए ग्रेविटी है ही नहीं, जी इफेक्टिवली 0 है। इधर जाना इक्विवेलेंट है। वहाँ तो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो भी फ्लोटिंग कंडीशन में है, ऐसे ऐसे जा रहा, कभी सर नीचे हो जा रहा, कभी सर ऊपर हो जा रहा, ऐसे ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में हैं। या फिर इसके ग्लास ऑफ वाटर में हर पॉइंट पे प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इससे बाहर भी निकल जाए तब भी हर जगह प्रेशर सेम। एक ग्लास ऑफ वाटर, इमेजिन करो कि एक ग्लास ऑफ वाटर हम लोग ले करके एट द सेंटर ऑफ अर्थ रहें। इमेजिन करना होगा, सेंटर ऑफ अर्थ पे तो जा नहीं पाएंगे, लेकिन आप सोचो, आपको पता है कि सेंटर ऑफ अर्थ पे जी इफेक्टिव क्या होता है? 0 होता है। तुम्हें पता ही है कि डी डेप्थ पे क्या होता है भाई? तो G0 1 माइनस डी बाई आर होता है। ग्रेविटेशन में पढ़ा हम लोगों ने, G0 1 माइनस डी बाई आर। तो जब सेंटर पे जाएंगे तो जी सेंटर पे क्या हो जाएगा भाई? सेंटर ऑफ अर्थ पे निकालेंगे तो G0 1 माइनस डेप्थ कितना? आर डेप्थ पे चले गए। जब अर्थ के सेंटर पे जाएंगे तो इसका मतलब डेप्थ कितना चले गए? तो आर चले गए। तो यहाँ पे डेप्थ का वैल्यू आर रखेंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो पता ही है वेटलेसनेस का कंडीशन, जी इफेक्टिव जहाँ 0 होता है वहाँ क्या होता है? वेटलेसनेस। अब भैया जब वेटलेसनेस है, इसका मतलब जी इफेक्टिव 0 है, तो वहाँ पे लिक्विड लेंगे कोई तो उसका हर पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो गया। यहाँ देखो P2 जो इक्वल टू P1 प्लस रो GH होता था, जब ये जी इफेक्टिव ही 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म हो गया 0। टर्म हो गया 0 तो P2 इज इक्वल टू P1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि भैया प्रेशर हर जगह सेम रहेगा, चाहे 1 पॉइंट यहाँ है, 2 पॉइंट यहाँ है, 3 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट यहाँ है, कहीं भी ले लो, प्रेशर विल रिमेन सेम। क्यों? जी इफेक्टिव ही 0 है। कहाँ हो सकता है? सेंटर ऑफ अर्थ पे, वेटलेसनेस का कंडीशन ग्रेविटेशन में पढ़ा था, या इनसाइड ए सैटेलाइट वेटलेसनेस कंडीशन, वहाँ भी ग्लास ऑफ वाटर लेके रहेंगे, हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। इसलिए ये मत सोचना कि खाली गैस में ही ऐसा हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है अगर जी इफेक्टिव 0 रहे। गैस में ऐसा क्यों हो रहा है कि हर जगह प्रेशर सेम है? क्योंकि भैया वहाँ पे इसका साइज ऐसा है, इतना कम मास का है, और ऐसा कोलिजन्स होते रहते हैं कि ये सेटल डाउन नहीं कर पाता, तो जी इफेक्टिव उस पर हो नहीं पाता। तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर विल रिमेन सेम। लेकिन जहाँ जी है इफेक्टिवली और लिक्विड है, वहाँ प्रेशर का वेरिएशन होगा और वो इसको फॉलो
करेगा। ठीक है भाई, ये एक सेंटेंस याद रखना, इफ इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल चाहे जैसे हो, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाए या वैल्यू है फिर भी वो काम न कर पाए, जिस तरह से एयर के केस में, गैस के केस में, तो उस कंडीशन में प्रेशर एवरीवेयर सेम होगा। और जो मेन स्टेटमेंट था पास्कल साहब का, कोई भी इनक्लोज्ड फ्लूइड हो, इनक्लोज लिक्विड हो, तो ऐसे कंडीशन में एनी चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम। और इसी पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन करके हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। तो पास्कल्स लॉ समझे हम लोग। पास्कल साहब का कहना था प्रेशर के मामले में कि प्रेशर का वेरिएशन होता है और प्रेशर ज़्यादा डेप्थ पे ज़्यादा प्रेशर होता है, और अगर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में प्रेशर एवरीवेयर सेम भी हो जाता है, जो कि एयर के केस में या गैस के केस में होंगे या लिक्विड के केस में भी हो सकते हैं जब जी इफेक्टिव जीरो हो, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ अर्थ पे या सैटेलाइट के अंदर। लेकिन लिक्विड अगर है तो जी भी है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम प्रेशर, ज़्यादा डेप्थ तो ज़्यादा प्रेशर। कोई भी इनक्लोज लिक्विड होगा तो एनी चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। और हेंस कंटेनर पे भी इधर से फोर्स लगाओगे तो भी यहाँ पे प्रेशर में इंक्रीमेंट, तो एवरीवेयर इंक्रीमेंट, क्योंकि डिफरेंस इज टू रिमेन सेम। अब जो दो पॉइंट हैं उनमें डिफरेंस सेम रहने हैं, इसका मतलब यहाँ का चेंज यहाँ का चेंज सेम होना चाहिए, तभी तो होगा। बात समझ गए भाई? ये पॉइंट क्लियर हुआ पास्कल्स लॉ। लास्ट में क्या देखा हम लोगों ने कि जब ग्रेविटी हमारा इफेक्टलेस हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, तो उस कंडीशन में इनइफेक्टिव दो तरह से होता है, चाहे तो उसका जी इफेक्टिव वैल्यू ही जीरो हो जाए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। अब ग्लास ऑफ वाटर को कुतुब मीनार से फ्री फॉल करा दो, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल, पता है तुम्हें वेटलेसनेस कंडीशन होता है, तो ड्यूरिंग फ्री फॉल भी ग्लास के हर पॉइंट में, ग्लास में लिक्विड है उसके हर पॉइंट पे प्रेशर विल रिमेन सेम। तो फ्रीली फॉलिंग में भी ऐसा जी इफेक्टिव जीरो होता है। यहाँ पे भी सैटेलाइट में, सेंटर ऑफ द अर्थ पे एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल ऑफ लिक्विड अंडर ग्रेविटी। अगर ऐसा भी हो तब भी तुम्हें पता है जी इफेक्टिव जीरो। अगर तुम्हें याद ना हो तो ग्रेविटेशन का लास्ट क्लास में देखना, जहां मैंने वेटलेसनेस का डिस्कशन किया है। वेटलेसनेस कब कब होता है, कहाँ हो सकता है, और इस सबको प्रूव भी किया था। ये किस तरह से वेटलेसनेस हम लोग देखते हैं। तो ये 3 पॉइंट पे वेटलेसनेस है, सेंटर ऑफ अर्थ पे, स्टेशनरी ये सैटेलाइट है, कोई भी सैटेलाइट हो उसके अंदर, और या फिर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो फ्रीली फॉलिंग बकेट ऑफ वाटर, तो उसमें वाटर के ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तब भी प्रेशर सेम रहेगा। कब तक? जब तक वो फ्री फॉल कर रहा है अंडर ग्रेविटी, तब तक, ड्यूरिंग फॉलिंग। ठीक है, ये बात आप समझ गए। बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। डाउट पूछ लो भाई। बोलो भाई पहलवानों, अभिनव, अभिषेक, अनुष्का, बोलो, हिमांशी, बोलो भाई बोलो। स्निग्धा, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है भाई, जब क्लियर है तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो पास्कल्स लॉ देखा हम लोगों ने, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पे। एक एप्लीकेशन तो देख ही सकते हैं, तो लिखो भाई टॉपिक, एप्लीकेशन नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ अ पास्कल्स लॉ। ये क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। सुना होगा, देखा भी होगा, हो सकता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। कोई हेवी लोड को उठाना हो, फॉर एग्जांपल कार को उठाना हो। कार की जब सर्विसिंग कराने जाते हैं तो कार का सर्विसिंग कराने के लिए इसको कई बार उठाने पड़ते हैं भाई, क्योंकि वॉशिंग करते हैं जब
कार की जब वॉशिंग करते हो आप तो क्या होता है कि इधर तो वाटर डाल दिया, ऊपर से भी वाटर डाल दिया, इधर से भी डाल दिया, इधर से, लेकिन नीचे से कैसे वाटर डालें, ये इसके अंदर जो मड लगा हुआ है उसको कैसे साफ़ करें। तो उसके लिए क्या होता है, जहाँ वॉशिंग वाला होता है वॉशिंग वाले के पास ले जाओ तो वो क्या करेगा, इसको एक ट्रैक पे खड़ी कर देगा, एक ट्रैक पे खड़ी करेगा और उस ट्रैक को ऊपर उठा देगा। वो ट्रैक जो है ना वो आयरन का बना हुआ और नेट टाइप का बना होता है। इस पे ट्रैक पे इसको ला करके और उस ट्रैक को उठा देगा ऊपर। जब उठ जाएगा कार इतने हाइट पे तो उसके बाद नीचे से आराम से वाटर का पाइप के थ्रू फ्लो मारेगा और सारे मड को निकाल देगा। तो ये लिफ्टिंग करने का काम हाइड्रोलिक लिफ्ट से करते हैं, कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे तो वो ज़रा समझो। ये है ये एक पिस्टन है, समझो पिस्टन इसके साथ अटैच्ड है इस स्टैंड के साथ। देखो इसमें हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल लिया, यहाँ भी सिलेंड्रिकल वेसल है और इसके अंदर हमने लिक्विड कंटेन कर लिया है, इनक्लोज्ड लिक्विड ले लिया, इनक्लोज्ड लिक्विड ले लिया। इधर भी एक पिस्टन है, ये इनक्लोज्ड लिक्विड है, ये है यहाँ पे एक की बना हुआ है, इसको चाहे तो बंद कर दें, बंद कर देंगे तो इधर से इधर लिक्विड फ्लो नहीं होगा और खोल दें तो लिक्विड फ्लो इधर उधर होगा। इसको बंद कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अब देखो ये है रोड लेवल, मान लो ये रोड लेवल है। इस रोड लेवल से क्या किया हम लोगों ने, रोड लेवल से कार को लाए इस स्टैंड पे रख दिया, यहाँ से कार को लाए स्टैंड पे, और ये सब अंडरग्राउंड रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका स्मॉलर क्रॉस सेक्शन है, ये ध्यान देना। यहाँ जो पिस्टन है वो स्मॉलर क्रॉस सेक्शन वाला है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है। यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया लार्ज है, A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1। मान लो A2 100 टाइम्स A1 है, सपोज करो, इससे 100 टाइम्स है। इधर पतला सा छोटा सा एरिया है, ये एरिया, ये बन गया तुम्हारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब कैसे ये उठाएगा, देखो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। इसका मैकेनिज्म ये है कि आपको यहाँ पे छोटा फोर्स अप्लाई करना है, F1 छोटा सा फोर्स अप्लाई कर दो। क्योंकि आप सोचो ये कार को उठाना है तो 10 लोगों को पकड़ के लाए, उठाओ भाई ऐसे, तो भैया वो काम करोगे तो फिर तो 10 लोग रहेंगे नीचे, तो आप पाइप कैसे मारोगे। तो उसी का तो ये मैकेनिज्म है कि उसके बदले में क्या करना है, किसी को नहीं बुलाने की ज़रूरत है भैया, आप यहाँ पे फोर्स छोटा सा लगा दो बस। मान लो तुमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, भैया 10 न्यूटन तो आराम से लगा सकते हो, 10 न्यूटन लगा देंगे, इसको पुश कर देंगे थोड़ा नीचे, थोड़ा इसको फोर्स लगा करके पुश कर दिया। जैसे ही पुश होकर के नीचे आ गया, यहाँ पे एक डंडा या समझो कि क्लिप है, उसको इंसर्ट कर देंगे ताकि ये ऊपर ना जाने दें। मान लो हमने यहाँ तक था पहले, इसको मैंने पुश किया और यहाँ तक ले आया, उसके बाद से ये लगा दिया, अब ये फिक्स हो गया, अभी इसको ऊपर नहीं जाने देगा। तो ऐसे जो ये फोर्स लगाया हमने, तो ये फोर्स लगाने से इधर लिफ्टिंग फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, क्योंकि पास्कल साहब का कहना क्या था भाई, पास्कल साहब ने ये कहा था कि चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड इनक्लोज्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया तो यहाँ पे चेंज इन प्रेशर किया। कितना भाई, तो फोर्स लगाया है F1 A1 एरिया पे, इसलिए इतना इंक्रीमेंट इन प्रेशर हुआ। ये है चेंज इन प्रेशर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमने इतना चेंज इन प्रेशर किया, जो पहले था वो अपना पहले था, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग लिफ्टिंग करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई किया। बहुत डिटेल आपको नहीं पूछा जाता है, डायग्राम बनाओ, इक्वेशन लिखो बस। तो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आना होगा तो भाई सीधा रिजल्ट पे आएगा। अरे भाई
ठीक है भाई, अब आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखो, हमने क्या किया, छोटा सा फोर्स लगाया, ये छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया था, इसलिए चेंज इन प्रेशर कुछ हुआ चेंज इन प्रेशर। ठीक है भाई, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ दिस चेंज इन प्रेशर, जो यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे अब एक्स्ट्रा जो फोर्स F1 लगाए हैं उससे चेंज इन प्रेशर हुआ इसमें। और ये जो चेंज इन प्रेशर है तो वो तो भाई यहाँ खोल रखे हैं, तो प्रेशर जो है हमारा एवरीवेयर ट्रांसमिट हो जाएगा। यहाँ भी उतना ही चेंज इन प्रेशर, यहाँ भी उतना ही चेंज इन प्रेशर, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही और यहाँ भी उतना ही। इसलिए अब इस पे लगेगा लिफ्टिंग फोर्स, मीन्स जो चेंज इन प्रेशर हुआ उसके चलते यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा तो वो मैं निकाल सकता हूँ। ये मान लो लिफ्टिंग फोर्स है ये अपना F2, मान लो लिफ्टिंग फोर्स हमारा ये लगा, तो मान लो F2 मैं लिख रहा हूँ, तो ये F2 कितना होगा लिफ्टिंग फोर्स? लिफ्टिंग फोर्स इज इक्वल टू वहाँ पे जितना प्रेशर में चेंज हुआ है, हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन प्रेशर, बुक में भी ऐसा ही लिखा रहेगा। लिफ्टिंग फोर्स जो होगा जितना चेंज हुआ मल्टीप्लाइड बाई वहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। मतलब समझो, वहाँ पे पहले अगर P2 था, ध्यान देना, यहाँ पे पहले अगर प्रेशर P2 था तो पहले कितना फोर्स था अपवर्ड? तो पहले अपवर्ड था P2 इंटू A2, ठीक है, पहले कितना फोर्स था तो P2 इंटू A2 था। लेकिन अब हमने जब फोर्स लगाया तो इंक्रीमेंट हुआ प्रेशर में, यानी कि अब न्यू अपवर्ड फोर्स जो होगा वो हो जाएगा भाई P2 प्लस डेल्टा P, क्योंकि प्रेशर में इंक्रीमेंट हो चुका है डेल्टा P का, तो वहाँ प्रेशर P2 था तो P2 प्लस डेल्टा P हो गया। तो अब जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, पहले 100 न्यूटन लग रहा था, अब मान लो 300 न्यूटन लग रहा है, तो 200 का तो लिफ्टिंग हुआ फोर्स। पहले 100 न्यूटन लग रहा था, अब 300 लग रहा हो, तो जो डिफरेंस है 200 वही तो लिफ्टिंग फोर्स है लिफ्ट करने के लिए। तो सोचो ये पहले वाला फोर्स है, ये अब न्यू फोर्स है, तो लिफ्टिंग फोर्स कितना हो गया? लिफ्ट करने के पर्पस से कितना, ये तो हैंडल करने के लिए, ये तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फोर्स था P2 इंटू ए, ये लग करके इसका वेट को बैलेंस किया हुआ था। लेकिन अब जो इंक्रीमेंट हुआ है तो अब जो लिफ्टिंग फोर्स होगा, अब पहले 100 था अब 300 लग रहा है, तो भैया 100 तो उसको स्टैंड में रखने के लिए चाहिए स्टेशनरी, जो 300 अब लगा रहे हो, मतलब लिफ्टिंग के पर्पस से लगने वाला फोर्स क्या है? तो जो अब लग रहा है न्यू और पहले वाला जो लग रहा था वो सब्ट्रैक्ट करें तो मिल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई? तो P2 प्लस डेल्टा P इंटू ए अब लग रहा है, पहले लगता था P2 इंटू ए, इसका मतलब कितना लगा भाई? तो P2A कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा P इंटू ए इज द लिफ्टिंग फोर्स, इज द लिफ्टिंग फोर्स। इसलिए लिफ्टिंग फोर्स मैंने लिखा डेल्टा P इंटू एरिया, एरिया क्या? A2। तो ये तो समझने के लिए बोल दिया, बुक में ये नहीं लिखा रहेगा, बुक में डायरेक्ट ये लिखा रहेगा कि लिफ्टिंग फोर्स इज इक्वल टू, या हो सकता है आपके स्कूल में भी बताया जाए कि लिफ्टिंग फोर्स जो उस साइड लगेगा वो होगा डेल्टा P इंटू एरिया। डेल्टा P कितना था? तो F1/A1 था। डेल्टा P कितना था? यही वाला, यहाँ पे भी डेल्टा P होगा भाई, तो F1/A1 था यहाँ इंक्रीमेंट इन प्रेशर इंटू A2। ये हो गया तुम्हारा लिफ्टिंग फोर्स। अब खुद सोचो, तुमने लगाया 10 न्यूटन, A1 ये है, A2 जो था तुम्हारे लिया था 100 A1, तो सोचो A1 कैंसिल होगा और वहाँ लगेगा 1000 न्यूटन। 10 न्यूटन लगाओ 1000 न्यूटन पाओ, 10 न्यूटन लगाओ और 1000 न्यूटन पाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ छोटा सा क्रॉस सेक्शन है, उधर ज़्यादा क्रॉस सेक्शन है, देख रहे हो? तो ये तुमने किया चेंज इन प्रेशर F1/A1 और इसमें A2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर का लिफ्टिंग फोर्स मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैंने दिखाया अभी, इस तरह से मिलेगा। तो ये लिफ्टिंग फोर्स है F1/A1 इंटू A2। A2 100 टाइम्स A1 था, इसलिए A1 कैंसिल होकर 100 इंटू 10 दैट इज 1000 न्यूटन। इस तरह से क्या हुआ, छोटे फोर्स लगा के बड़ा लिफ्टिंग फोर्स लेंगे और वो उठ जाएगा, फिर ये लगा देंगे और उसके बाद से आराम से वॉशिंग करेंगे, फिर उसको नीचे ला लेंगे। तो इस तरह से हाइड्रोलिक लिफ्ट हुआ, पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन किया और ये हाइड्रोलिक लिफ्ट जितना टाइम्स ज़्यादा होगा उधर का क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्या? फोर्स। उधर फोर्स कितना लगेगा लिफ्टिंग फोर्स? जरा देखो यहाँ पे लिफ्टिंग फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से देखो लिफ्टिंग फोर्स इज इक्वल टू A2/A1 इंटू F1, यही तो है। लिफ्टिंग फोर्स कितना है? A2/A1 इंटू F1। ये है अप्लाइड फोर्स और ये है हम लोगों का उधर ऑब्टेन किया, ये रिजल्ट आया, रिजल्ट है ये, कॉज किया है ये।
लगाया इतना, पाया इतना, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, A2 बाई A1। अगर A2 हमारा 100 टाइम्स ज़्यादा है तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई होगा। बोलो ये बात क्लियर हुआ भाई? हाइड्रोलिक लिफ्ट इसको बोलते हैं। छोटे वाले क्रॉस सेक्शन पे फोर्स लगाओ, बड़े वाले क्रॉस सेक्शन पे फोर्स मल्टीप्लाइड होकर के मिलेगा। कितना मल्टीप्लाइड होगा? A2 अपॉन A1 टाइम्स। कितना मल्टीप्लाई होकर इधर लिफ्टिंग फोर्स लगेगा? A2 अपॉन A1 टाइम्स। इसलिए ये जो A2 अपॉन A1 है ना, A2 अपॉन A1 का एक नाम है, फिजिक्स में एक स्पेशल नाम दिया गया है। ये वाला है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन। आज कोई होमवर्क नहीं मिल पाएगा क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक था, नेक्स्ट क्लास से होमवर्क इसका मिलेगा। तो ये अप्लाइड फोर्स है, ये है रिजल्टेंट फोर्स जो ऑब्टेन हुआ, ये हुआ ऑब्टेन्ड फोर्स एट द अदर एंड, ऑब्टेन्ड फोर्स एट लार्जर क्रॉस सेक्शन। और ये इसका स्पेशल नाम दिया गया फिजिक्स में, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। इसका नाम क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ मशीन। इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ये है। मैकेनिकल एडवांटेज मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा रिजल्ट, इफेक्ट जो आएगा वो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ रहा है। ये फोर्स इसका फोर्स को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यही इसका मैकेनिकल एडवांटेज है। इसको बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। और इस मशीन का नाम क्या है? इस मशीन का नाम क्या है? तो इस मशीन का नाम है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस मशीन का नाम क्या हो गया? हाइड्रोलिक लिफ्ट। इस हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक और नाम है, वो क्या है भाई? फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन। फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन, क्योंकि ये फोर्स को मल्टीप्लाई करके देता है, फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन, इसलिए इसको बोलते हैं। बोलो भाई क्लियर हुआ? तो फाइनली इस पे तुम्हें न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है। लिफ्टिंग फोर्स, इतना हमने फोर्स लगाया, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, इसका इतना है, तो क्या मिलेगा हमें उस पे फोर्स। या कभी ये दे देगा कि ये वाला m मास है वो 2000 kg का है, अब इसको उठाना है, कितना फोर्स लगेगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देगा। यहाँ का दे देगा भाई कि यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे हमारा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। तो ये दे देगा, यहाँ का एरिया पता है, यहाँ का एरिया पता है, 1000 टाइम्स ज़्यादा है। अब इसको उठाना है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये वैल्यू दे दिया कि कितना, ये वाला वैल्यू दे दिया कि कितना हमें उठाना है भाई। तो इसका जितना वेट होगा उतना लगाओगे, उतना लगाना पड़ेगा, उतना उठाना के लिए चाहिए हमें। और A2 A1 का वैल्यू डाल दोगे, F1 मिल जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई करना होगा। तो इसको बोलते हैं फोर्स मल्टीप्लाइंग मशीन, यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट, क्योंकि ये फोर्स अप्लाइड में मल्टीप्लाई करके उधर आउटपुट में समझो देता है, जो हमें चाहिए वो मल्टीप्लाई होके मिलता है। कितने से मल्टीप्लाई होता है? A2 अपॉन A1 से मल्टीप्लाई होता है। इस A2 अपॉन A1 का दूसरा नाम क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द मशीन। तो ये है हाइड्रोलिक लिफ्ट का बेसिक प्रिंसिपल। इनक्लोज लिक्विड है, आपने इसको प्रेस करके उधर उठा लिया तो यहाँ से बंद भी कर सकते हो, बंद कर दिया तो अब ये इधर जाएगा ही नहीं, अब यही यहाँ उठा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका बेसिक प्रिंसिपल इतना ही जानना है, खाली डायग्राम बनाना समझना है और ये इक्वेशन लिखना। चेंज इन प्रेशर F1 अपॉन A1, वही चेंज इन प्रेशर यहाँ भी, तो वही चेंज इन प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई A2 कर देंगे तो इधर का लिफ्टिंग फोर्स मिल जाएगा। बोलो भाई क्लियर है? आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग शायद हाइड्रोस्टैटिक्स को ऑलमोस्ट फिनिश कर पाएँ।